Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about remaining types of power generating structures. जिसमें सबसे पहले है solar power. Solar power is the conversion of solar energy into electrical energy. ये या तो इस तरह के फोटोवोल्टिक सोलर पैनल से हो सकती है या कंसंट्रेटेड सोलर पावर से हो सकती है। ये देखें, अब तो बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स पूरी पूरी लेक्स, रिवर्स और इवन ओशन के ऊपर अटैच करके और उनके जरिए लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। और ये है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। ये देखिए, बहुत सारे मिरर्स लगा के उनको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जा रहा है और उसके जरिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। सो दोनों सूरतों में जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, सोलर एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। फोटोवोल्टिक जो है वो डायरेक्टली करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कंसंट्रेटेड सोलर पावर में लेंसेज या मिरर्स या ट्रैकिंग सिस्टम्स को यूज किया जाता है ताकि एक लार्ज एरिया की सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस करके एक स्मॉल बीम में कन्वर्ट किया जाए। ये जो सोलर पैनल्स यूज किए जाते हैं इनके क्योंकि कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डीसी पावर होती है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो पावर है जो हमें बैटरीज से, सेल से मिलती है, ठीक है जी। और ये लोकल यूज के लिए तो बहुत एफिशिएंट है। और इस तरह होता है कि जब सोलर पावर सोलर पैनल पे पड़ती है तो electric current generate होता है which is then sent to a charge controller. Charge controller sends this electricity in the form of DC power to the battery system. It can be directly used as DC power or it can be converted into AC power with the help of inverter. ये जो UPS होता है ये भी बेसिकली एक इन्वर्टर होता है। और आम हालात में यूपीएस हमारे घरों में क्या कर रहा होता है कि जब बिजली आ रही होती है तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है। जब बिजली चली जाती है तो वो उस बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा यूपीएस के इन्वर्टर में डाल के एसी पावर में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अगर हम ये सिस्टम देखें अक्सर घरों में मौजूद है। इसके साथ अगर एक दो चीज़ें और अटैच कर ली जाएं और सन अवेलेबिलिटी हो तो बहुत एफिशिएंट और नो पोल्यूशन प्रॉब्लम ये इसका है और इससे बहुत आसानी से बहुत लंबे अरसे के लिए बिजली हासिल की जा सकती है। इरिगेशन पंप्स के लिए, घरों के लिए ये बहुत अच्छा है। नाउ वी कम टूवर्ड्स जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि अर्थ की जो नेचुरल एनर्जी है हाइपोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम वाली, उसको यूज किया जाता है। अर्थ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे जो अंदर का अर्थ क्रस्ट का लावा वाला मटेरियल है वो सरफेस के करीब आया होता है, तो वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे या डायरेक्ट बहुत गर्म धुआं स्टीम के फॉर्म में निकल रहा होता है। उनके ऊपर इस जियोथर्मल पावर प्लांट को अटैच कर दिया जाता है और उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये देखें, ये हॉट वाटर नीचे से आ रहा है, जिस पॉइंट पे आ रहा है वहाँ पे एक ड्रिल करके होल और उस स्टीम को ट्रैप कर लिया गया, ठीक है। अब उस स्टीम को किस में से पास किया जा रहा है? टरबाइन में से। टरबाइन में से जब ये हाई प्रेशर स्टीम गुजरेगी, इसको ट्रैप किया गया ना, खुला नहीं छोड़ा गया कि ये फैलती रहे। इसको इस ड्रिल के पाइप के जरिए और फिर फर्दर स्ट्रक्चर्स के जरिए ट्रैप करके उसमें प्रेशर उसको यूज किया गया है, स्टीम के प्रेशर को, जिसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया, जनरेटर की शाफ्ट घूमी तो ऐसी बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई जो कि फिर सिटीज तो को सप्लाई होगी। और फिर ये वाटर जो है ये कूलिंग टावर्स में से गुजरता है जहाँ पे ये कूल होके फिर इसी वाटर को दोबारा ड्रिल करके उसी अर्थ क्रस्ट की लेयर में शामिल कर दिया जाता है थ्रू द इंजेक्शन वेल। इंजेक्शन वेल और ये जो वेल है जहाँ से हासिल किया जा रहा है, दे आर एट द सेम लेवल। इंजेक्शन वेल में लिक्विड वाटर रिटर्न किया जाता है उस अर्थ क्रस्ट की लेयर को और यहाँ पर स्टीम हासिल की जाती है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट लेयर। ये देखें, आपकी बुक की डायग्राम भी यही शो कर रही है। ये दिस इज द प्रोडक्शन वेल जहाँ से स्टीम आ रही है। ये स्टीम ऊपर आई, इसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया जिससे बिजली जनरेट हुई और वो स्टीम बाद में कूलिंग के बाद इंजेक्शन वेल के जरिए अंदर चली गई। ये रॉक लेयर्स हैं, अर्थ क्रस्ट की लेयर्स। हॉट वाटर जो है जो सरफेस पे आता है उसकी स्टीम को सिंपली यूज किया जाता है। ये सिंपलेस्ट डिजाइन है जिसको यूज किया जा सकता है और इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ जगहों पे है दुनिया में, हर जगह पे है नहीं, अदरवाइज इट इज़ वेरी मच सिंपल एंड इजी टू यूज। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन किया जाता है। रेडियो एक्टिव एटम्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं और ये जब टूटते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर इसका अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाए दैट बिकम्स एटम बम। अगर इसका कंट्रोल रिएक्शन हो तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है और इसकी एनर्जी को
यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और फिर उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है सिंपली स्टीम टरबाइन के ज़रिए। Look at this photograph of a nuclear power plant which has got such huge structures. अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग देखते हैं। दिस इज द रिएक्टर वेजल। रिएक्टर वेजल में ये बेसिकली रिएक्टर चैम्बर है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, और इसमें कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं कि वो फास्ट ना हो, उसको एक लिमिटेड रेट पे किया जाए। अब इसके अंदर जो हॉट वाटर है वो मूव करता है टूवर्ड्स द स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर में जब ये बहुत हॉट वाटर, हाई सुपर हीटेड वाटर गुजरता है तो वाटर को, इर्द गिर्द जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये स्टीम हाई प्रेशर स्टीम होके मूव करती है टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैम्बर विच इज टरबाइन, एंड इट रोटेट्स द टरबाइन। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो ये शैफ्ट रोटेट करेगी जो जनरेटर के अंदर के पार्ट्स को रोटेट करेगा। रोटर्स विच कैन बी द फिक्स्ड मैग्नेट जनरेटर और द फिक्स्ड कॉइल जनरेटर, कोई एक चीज रोटेट करनी होती, ठीक है जी। सो टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, बिजली प्रोड्यूस होगी जो कि पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। टरबाइन से ये जो हाई प्रेशर स्टीम है ये कंडेंसर की तरफ जाती है। कंडेंसर का क्या काम होता है, कूल वाटर इसके अंदर से गुजरता है जो कि इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। यही वाटर दोबारा स्टीम जनरेटर के पास से गुजरता है और स्टीम जनरेटर में ये स्टीम में कन्वर्ट होकर दोबारा टरबाइन को घुमा के वापस मूव करते हैं। सो इन दिस वे दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। लुक एट दिस डायग्राम इन योर बुक। ये रिएक्टर प्रेशर वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, इसमें स्टीम निकल के इधर आई है, टरबाइन इसी के अंदर है। टरबाइन जब घूमेगी तो फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी विच इज सप्लाई टू द सिटीज, एंड हॉट स्टीम, ये रेड कलर से जो शो किया गया ये स्टीम को शो किया गया। हॉट स्टीम जब कंडेंसर में से पास होगा तो कंडेंसर जो है वो कूलिंग टावर से कनेक्टेड है, और स्टीम इन द कंडेंसर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर विच इज पम्प्ड अगेन टू द रिएक्टर साइड ताकि वहां पे वो दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो, और कूलिंग टावर में जो है ना ये हीट इसकी बाहर की तरफ निकल जाती है और ये वाटर अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बहुत हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फॉसिल फ्यूल्स में मसला ये कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और टेम्परेचर वैसे भी बर्निंग के प्रोसेस से टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके साथ साथ कोल और ऑयल को जब बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और एसिड रेन कॉज करती है। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल और एक्सपेंसिव जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से बन रही है। सेकेंड इज विंड पावर। इसके लिए ज़्यादा हवा चाहिए ताकि वो स्पिन रोटर्स को रोटेट कर सकें। विंड मिल्स हर जगह नहीं लगाए जा सकते, और अगर हवा नहीं चलेगी तो बिजली नहीं बनेगी। और ये कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ कभी कभी हवा चलती, तो ख़ासतौर पे ऐसी जगह जहाँ मुस्तकिल हवा चलती है, ऊंचे पहाड़ों पे, नियर द सी शोर्स या इन द डेजर्ट्स। और ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग रोटर्स जो हैं वो हिट भी कर सकते हैं और किल भी कर सकते हैं फ्लाइंग बर्ड्स को, तो बर्ड्स के लिए जो है ये हार्मफुल हो सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जब डैम बनाए जाते हैं तो उस एरिया की वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट जो है ख़त्म हो जाती है, और ये भी हो सकता है कि किसी वजह से डैम टूट जाए, अगर बारिशें ज़्यादा हों या खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए और डैम टूट जाए तो अचानक से बहुत तेज़ फ्लैश फ्लड आ सकता है और उसकी वजह से बहुत तबाही मच सकती है। और इनिशियली इन सारों को बिल्ड करने में खर्चा आता है। फॉसिल फ्यूल के लिए भी जो थर्मल पावर प्लांट है उसको भी बनाने में खर्चा आता है, विंड पावर के लिए भी इनिशियल इंस्टॉलमेंट, लेकिन देखें इसमें हर रोज़ का खर्चा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बर्न करना है, ये कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव है। लेकिन विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक दफ़ा की इंस्टॉलेशन है और फिर उसके बाद इसका इतना खर्चा और प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ड्रॉट भी हो सकती है। अगर ड्रॉट हो जाए यानी बारिश कुछ अर्सा ना हो तो जाहिर सी बात है पावर प्रोडक्शन नहीं होगी। पाकिस्तान में गर्मियों में जब बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और बारिशें कम हो तो आपको पता है कि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम इसलिए करना हो जाता है क्योंकि डैम से इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही। नेक्स्ट है सोलर पावर। इसका इनिशियल सेटअप जो है वो हाई है और विद टाइम अब एक्सट्रीमली हाई नहीं रहा। जो टेक्नोलॉजी विद टाइम डेवलप करती चली जाती है, जैसे अगर आपको पता हो कि मोबाइल्स और सिम्स ये अब फ्री में सिम मिलती है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो आज से 18-20 साल पहले 3-4-5 हज़ार की सिम खरीदनी पड़ती थी और उस वक्त के 3-4-5 हज़ार काफ़ी ज़्यादा थे। तो जो टेक्नोलॉजी इन होती चली जाती है वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस और कॉस्ट कम होती चली जाती है। तो पहले सोलर पावर बहुत एक्सपेंसिव था इनिशियल सेटअप, अब उतना एक्सपेंसिव नहीं रहा।
और ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकती है, लेकिन मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई थी कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, चाइना, जापान और बहुत सारे और कंट्रीज़, कि वो लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में बड़े बड़े सोलर पैनल्स फिक्स कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनकी लैंड या घर या क्रॉप्स नहीं डैमेज हो रही, और उनको उस तरह डैमेज भी नहीं, मतलब वो उस पर फ्लोट करते रहते हैं और आसानी से बिजली प्रोड्यूस करते रहते हैं। और पोजीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सन पे डिपेंड करता है, विच चेंजेस ऑन द डेली बेसिस। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ 365 डेज में से 340 डेज या 320 डेज बहुत अच्छी धूप रहती है, सोलर पावर आइडियल है पाकिस्तान के लिए। इसके ऊपर अंदाजा है कि अगर किसी मुल्क में, किसी इलाके में सिर्फ 150 डेज भी धूप अच्छी निकले, या धूप निकले अच्छी नहीं, तो भी वो एनफ हो जाते हैं, वो एनफ सोलर एनर्जी जनरेट कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन पाकिस्तान में इज बेनिफिटेड विद द सन थ्रू आउट द ईयर, और इतनी अच्छी तेज धूप निकलती है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। पाकिस्तान में सोलर पावर प्लांट्स जितने ज़्यादा इंस्टॉल किए जाएं, अगर घरों में इसके कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली। अगर यूं किया जाए कि इसकी कॉस्ट, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देना, देखें 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बजाय इसके कि हम थर्मल पावर प्लांट के ऊपर बनाएं और इतना बिल दें, अगर पाकिस्तान में लोकल इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए और पाकिस्तान में लोकल सोलर पैनल्स और उसके सारे एक्सेसरीज सस्ते बनने लगें और सेटअप होने लगे और सब लोग अपने अपने घरों पे, छतों पे लगा लें, तो ये जो बिजली का पाकिस्तान का क्राइसिस है ये बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है कि बिल दो तरफ से होता है, यानी अगर हमने सोलर पैनल लगा लिया ना तो हम अपना वापडा का बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे, लेकिन वो खास मीटर उसके लिहाज से लगता है जो कि उस बिजली को लेगा भी और देगा भी। यानी कि अगर हमारा सोलर पैनल बिजली ज़्यादा बना रहा है हमारे इस्तेमाल के मुकाबले में, तो वो बिजली हमारे मीटर से टूवर्ड्स द पावर लाइन्स ऑफ वापडा चली जाएगी। तो फिर बिल जो है ना, बाहर मुल्कों में लोग जिनके पास बड़े बड़े लॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे लॉन्स के ऊपर सिर्फ सोलर पैनल्स लगा लेते हैं और उनका बिजली का बिल आता नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, उनका पूरा महीने का गुजारा आसानी से। एक दफ़ा वो सोलर पावर पैनल्स इंस्टॉल कर लेते हैं अपने बड़े घर के एरिया में, और फिर हर महीने उनको जो पावर सप्लाई कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में वापडा है, वो उनको बिल, या IES को है, कराची की पावर सप्लाई है, मतलब वो फिर पावर सप्लाई कंपनी पैसे भेजती है कि जी आपकी इतनी बिजली बन के हमें मिली है। सो वो बिल जो है दो तरफ से होता है कि कितनी बिजली ली, कितनी बिजली दी। तो अगर ये सब कुछ पाकिस्तान में पावर सप्लाई कंपनीज इस चीज़ को का ख्याल करें और ये 2 वे मीटर्स को इनकरेज करें, एट लो कॉस्ट घरों में लगा के दें, और लोग जो हैं पाकिस्तान में लो कॉस्ट के ऊपर इसका जो इनिशियल सेटअप है वो अवेलेबल हो, तो पाकिस्तान का बिजली का क्राइसिस 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये दीज आर हॉट फ्लूइड्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द डीप अर्थ एंड दे कैरी मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन वगैरह होते हैं, और ये पोल्यूटेंट्स हुए ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और हार्मफुल स्मेल कॉज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जियोथर्मल एनर्जी में ये कि हर जगह नहीं हो सकती। दुनिया के कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल हर वो चीज़ है जो जितना खर्च करेंगे ख़त्म होती चली जाएगी और फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और जो इसका डिस्पोजल होता है, जो चीज़ें इसमें से वेस्ट होती हैं, वो रेडियोएक्टिव वेस्ट है जो कि बहुत हार्मफुल और डेंजरस है। कैंसर कॉज कर सकता है, उस पूरे सॉइल को, वाटर को, उस इलाके को रेडियोएक्टिव कर सकता है, और वो हमेशा के लिए वो रहने के लिए जगह बेकार हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में बहुत बुरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस में बहुत तरह के चेंजेस आ सकते हैं रेडियोएक्टिविटी की वजह से। ये कोरोना वायरस एक वायरस है जो हमें बता रहा है कि अगर वायरस में चेंज आ जाए तो दुनिया किस कदर बुरी तरह इससे इफेक्ट होगी। तो ये जो लेफ्ट ओवर रेडियोएक्टिव वेस्ट है ये बैक्टीरिया और वायरस को भी चेंज करता है, उसमें म्यूटेशन होती है और वो ज़्यादा डेंजरस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस बन गया। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, जिससे फेटल डिजीज होती हैं, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, इवन वायरस और बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस आती हैं, विच कैन बी इवेंचुअली very much harmful for all of us. That's all for today.